प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। देश में अब तक 191 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय को अब वर्चुअल माध्यम से भी देखा जा सकेगा। वेबसाइट हुई लॉन्च। और खरीफ फसल के लिए राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व में आज भारत आशा की नई किरण है। वडोदरा में कुंडल धाम स्थित स्वामी नारायण मंदिर और करेली बाग के स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं से प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए नया भारत नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नए भारत को समूची मानवता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है और उसे आयुर्वेद की शक्ति से परिचित करा रहा है। मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने भारत की इन सफलताओं का श्रेय देश के युवाओं के सामर्थ्य को दिया और बढ़ती जनभागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जो लक्ष्य असंभव माने जाते थे, भारत उन क्षेत्रों में आज बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की मुख्य और अवसर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। पहले और दूसरे दोनों वर्षों के विद्यार्थियों की परीक्षा 15 जून से 30 जून तक ली जाएगी। परीक्षा उनके निर्धारित केंद्रों पर सुबह 8 बजे से साढ़े 11 बजे तक होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक और अवसर परीक्षा के लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं। विलंब शुल्क 550 रुपए के साथ 7 जून तक आवेदन भरे जा सकते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम 14 मई को जारी किए थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 2 साल बाद केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया था। इस साल 10वीं की परीक्षा में 3,80,000 और 12वीं की परीक्षा में 2,93,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। बस्तर संभाग में विकास की राह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल दी है। सरकार की नीतियों के कारण आज बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर क्षेत्र के कोंटा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री से कभी नक्सली संगठन में कमांडर रहे मड़कम मुदराज ने मुलाकात की और अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उसकी इच्छा मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने की है। इस पर मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता से मड़कम के कंधे पर हाथ रखा और हाथ भी मिलाया। उन्होंने मड़कम के मुख्य धारा में लौटने पर सराहना की और उनके लिए ताली भी बजवाई। मड़कम के हाथों में बंदूक पहले भी थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उसका खौफ ग्रामीणों में था और आज नक्सली इनके नाम से कांपते हैं। मड़कम ने बताया कि उनकी पत्नी भी उनके साथ संगठन में थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपनी राह बदली और आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद वे एसपीओ बने, इसके बाद सिपाही, एएसआई, एसआई और अब वे डीआरजी में इंस्पेक्टर हैं।
मरकम कहते हैं कि आज उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, इस कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। नक्सली संगठन में होते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। भारत में अब तक 191 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल लगभग 12 लाख टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 3 करोड़ 16 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 14 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राज्य में 17 जिलों में इस समय कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। जांजगीर चांपा जिले में यातायात संबंधी नए नियम के लागू हो जाने से यातायात व्यवस्था में सुधार आने की संभावना बढ़ गई है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने के दौरान यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा आरटीओ में लाइसेंस निरस्त करने का मामला भेजा जाता है तो जिला स्तर पर लाइसेंस बहाल नहीं हो सकेगा। लाइसेंस बहाल कराने के लिए वाहन चालकों को राजधानी रायपुर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें 2 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स भी पूरा करना होगा। कोर्स पूरा करने का सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही जिला स्तर से लाइसेंस बहाल होगा। इस संबंध में जांजगीर के डीटीओ आनंद शर्मा ने बताया कि राज्य स्तर से यह आदेश प्राप्त हो चुका है, जिसके तहत हैवी और लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का लाइसेंस निलंबन होने की सूचना ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से आरटीओ को दी जाती है। होता है जो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हमें भेजा जाता है, उनको 1 माह से लेकर 3 माह तक हम लाइसेंस निलंबन करते हैं। उनका बहाली से पहले उनको रिफ्रेश कोर्स करना है 2 दिन का। IDTR जो नया रायपुर में बना है, उसमें 2 दिन का रिफ्रेशिंग कोर्स करने के पश्चात ही उसका लाइसेंस को बहाल करना है। ऐसा निर्देश हमारे मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। एवं जो हैवी लाइसेंस है, जिनका रिन्यूअल होता है 5 साल में, उनके लिए भी ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उनको भी 2 दिन का रिफ्रेशिंग कोर्स करके उनका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाए। यातायात संबंधी इस नए नियम के राज्य भर में लागू हो जाने से अब बेखौफ होकर यातायात नियमों को तोड़ने वालों की संख्या में कमी आने और यातायात व्यवस्था के दुरुस्त होने की उम्मीद बढ़ी है। देश के टॉप 10 म्यूजियम में शामिल रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय को अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देखा जा सकता है। संस्कृति विभाग ने विश्व संग्रहालय के दिन इसकी वेबसाइट को वर्चुअल तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी फोटोग्राफी 3D की तर्ज पर की गई है। संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि इस म्यूजियम को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। वेबसाइट के लॉन्च होने से देश ही में नहीं बल्कि विदेश में भी लोग इस संग्रहालय को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि जो नए पुरावशेष आएंगे उसके हिसाब से वेबसाइट को अपग्रेड किया जाएगा। जो संग्रहालय है उसको ऑनलाइन भी हमने स्टार्ट किया है। एक वर्चुअल टूर हमने स्टार्ट किया है। बच्चों को निबंध प्रतियोगिता जो थी उसमें से जो पुरस्कार हैं उनका भी वितरण आज संसदीय सचिव जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनके माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ यहाँ व्याख्यान भी दिए जा रहे हैं। महंत घासीदास संग्रहालय को संस्कृति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और गूगल मैप के जरिए भी देखा जा सकता है। संग्रहालय में इन दिनों एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जून महीने के प्रथम सप्ताह में प्री मानसून के आगमन की आहट के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में किसान रोजाना सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समितियों में खाद बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। खरीफ सीजन के लिए जिले की विभिन्न सोसाइटी में 23,000 क्विंटल से अधिक बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले की 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, DAP, पोटाश की व्यवस्था की गई है। जिले में खाद की कहीं कमी नहीं है। 132 समितियां और 90 समितियां कबीरधाम जिले में यूरिया एवं DAP, सुपर फास्फेट एवं पोटाश की उपलब्धता कराई गई है और जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में यूरिया एवं यूरिया खाद समस्त केंद्रों में उपलब्ध है, कराई गई उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही DAP भी हमें अभी 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है,
जिसका 1100 टन डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसमें से आधा हमने केंद्रों को प्रेषित कर दिया गया है और डीएपी की उपलब्धता होने से कृषकों को काफ़ी राहत। बीते दिनों जिले के किसानों को खाद बीज की किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद बीज पहुंचने से किसानों की चिंता खत्म हो गई है और वे बड़ी संख्या में सोसाइटी पहुंच रहे हैं। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर कुमार गौरव सिंह अपने दल बल के साथ पथरिया विकासखंड के बैजना और मदकू गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों की नागरिक केंद्रित योजनाओं, पेयजल, बिजली, राशन, सड़क संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मदकू द्वीप की पुरातात्विक मूर्तियों और प्राचीन अष्टभुजी गणेश प्रतिमा का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। गौरतलब है कि मदकू द्वीप शिवनाथ नदी के 2 भागों में विभक्त होने के बाद एक द्वीप के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में सेनानी पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ 10वीं-11वीं सदी के 2 अत्यंत प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इस स्थान पर 2 प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं। साथ ही खुदाई में गुप्तकालीन और कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंडू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। देश में अब तक 191 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय को अब वर्चुअल माध्यम से भी देखा जा सकेगा। वेबसाइट हुई लॉन्च और खरीफ फसल के लिए राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुटे। महंत घासीदास संग्रहालय की वेबसाइट हुई लॉन्च। खरीफ फसल के लिए राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुटे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।